हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग को हमें पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, अभी हम इसका रिवीजन भी करना चाहिए। जैसे आपको सही लगता है, मेरे ख्याल से तो मेरे को यही सही लगता है कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन बचा हुआ था, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग को रिवीजन करना चाहिए। तो बात करते हैं, आप आई होप आपको बहुत अच्छा लगा था पिछली वाला जो लेक्चर था, पर इसमें एक गड़बड़ हो गई थी कि आपको चालू लेक्चर में आपको नोट्स बना के दिए थे, तो इस बार मैंने क्या किया है, उनको अलग से रखा है और उनको अलग से आपको अपलोड करके भी दे दिया है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं वहां पर यूट्यूब के चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम 4 पार्ट में हमारे केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर, किस तरीके से हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है द ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व। जो मेरा ऑक्टेट रूल है, किसके अंदर ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। आपको पता है ऑक्टेट रूल का क्या रूल था, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होगी, वो आपका हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर, तो ये हाइपोवेलेंट हो जाएगा, हाइपरवेलेंट। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को एकदम कितना लग रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हाइपोवेलेंट। ठीक है, ये मेरी बात करें, ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हाइपरवेलेंट। ये मेरा ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है CO2। ठीक है, आपको पता है किस तरीके से इसको करना है, आपको नोट्स में अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस एकदम सही है। तो हमने बात की थी यहाँ पे दो चीजें की बात की थी। यहाँ पे एटम था, उसके बीच में न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस और एटम के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा, तो बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, रिपल्शन देखने को मिलेगा। पर हमारे जो अंदर के जो न्यूक्लियर जो होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या करते हैं, एनर्जी को, ऊपर वाली एनर्जी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन हो पाता है। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन होने की वजह से हमारा क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। जब कब करता है, जब मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी जब मेरी अगर आप कम रखोगे, तो आपका न्यूक्लियर अट्रैक्ट करेगा, तब जाके आपकी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो थर्ड नहीं, फोर्थ आंसर जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Attractive force which hold a various constituent together in a different chemical species is called chemical bond. chemical bond ही पढ़ रहे, तो chemical bond की यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरे जो attractive force थे, जो होल्ड करते हैं various constituent of together in different chemical species के बाद, तो ये मेरे कौन से है, chemical bond की यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। weakest bond is, weakest bond पूछ रहा है मेरे को, weakest bond का आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ये मेरे तीनों भी कैसे है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद दो अगर मैं बात करूं वीक बॉन्ड की, जो मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं मेरे वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ये मेरे फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। मेरी कौन सी कंडीशन है जो फेवर करिए बॉन्ड फॉर्मेशन को, बता सकते हो आप। मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल रहा है आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन की अब भी हमने देखी, हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब भी देखा हमने, तो मेरे को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और मैक्सिमम अट्रैक्शन चाहिए, तब जाके आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको। तो थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपांडेड का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपांडेड का मतलब पूछ रहा है मेरे को, हाइपर वेलेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइपर वेलेंट पूछ रहा है। तो SF6 की अगर मैं बात करूंगा, SF6 की अगर मैं बात करूंगा, तो ये मेरे 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी मेरा हाइपरवेलेंट है। IF7 की अगर मैं बात करूंगा, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये भी मेरे 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएंगे। PCl5 मेरे कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएंगे। सारे के सारे मेरी एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता चल गया ना किस तरीके से निकालते हैं, आपको इसे किस तरीके से निकालते हैं, आई थिंक सो आपको पता होगा। ये Cl होता है इस तरीके से, Cl और ये Cl और इस तरीके के Cl और ये पूरा Cl लगा होता है। तो इनके बॉन्ड को हम कनेक्ट कर कर देखते हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो आप गिन के देख लो कितना बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं पी के अंदर। पी 5 बॉन्ड बनाता है, एकदम सही है। तो मेरे 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं पी के अंदर। क्लोरीन के अंदर भी देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से देखना है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी के मतलब यहाँ पे बोला है कि हाइपोवेलेंट कौन है, मेरा हाइपोवेलेंट कौन है, हाइपोवेलेंट कौन है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। pH3 की अगर मैं बात करता हूँ, pH3 की अगर बात करूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं मेरे को। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं पी के ऊपर, पर इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो ये मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। CH3 2, ये भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट जो है कंप्लीट आ गया। NH3 सेम चीज, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको।
तो ये चीज आपको आगे BH3 में आपको कोई भी लोन पेयर देखने को नहीं मिलेगा। BH के तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं, तो 3 मैंने बना दिए और ये मेरे क्या बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये हाइपोवेलेंट हो जाएंगे, हाइपोवेलेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइन एज, जो लोन पेयर की अगर बात करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करोगे लोन पेयर को? हाँ, तो लोन पेयर को हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है मेरा, नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन नॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग क्या बोलता है उसको कहते हैं हम लोन पेयर। क्या बोल रहा है ये कि जो मेरा पार्टिसिपेट नहीं करते, एकदम सही कह रहे हैं, जो मेरे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते उसी को कहते हैं हम लोन पेयर, जो मेरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें, मॉलिक्यूल विच फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मेरे को किस में फॉलो देखने को मिल रहा है? क्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा ClO, ClO2 दे रखा है मेरे को, तो ClO2, उसके बाद NO और NO2। अगर मैं बात करूं ये तीनों भी कैसी है मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कैसी है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बता दिया था कि हमारी कितनी कितनी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, कितने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन सी होती है आपको याद करने के लिए भी मैंने बोल दिया था कि आपको नोट्स के अंदर भी बता दिया था। आई होप आपने देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज वहां पे जाके देख सकते हैं आप कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में मैंने बता दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में मैंने कुछ ही जो है मैंने बहुत ही कम जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको बताई थी, जो आपके चैप्टर में बहुत काम आने वाली थी। तो आपको पता होगा कि आपको अगर मैंने लिख के दिया था क्या, याद नहीं आ रहा है, बताइए 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 बताइए, लिख के दिया था क्या? तो नहीं ना, तो मैंने यहाँ पे जो कोवेलेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था, लिख के भी दिया था ना कि कितनी कितनी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है मेरी, आपको लिख के दिया था मैंने। ये मेरी तो 3 तो यहाँ पे हो गई, 3 तो यहाँ पे बता दी, एक और लिख लो यहाँ पे CF3, ठीक है, CF3 CH3, ये मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, ये मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, प्लीज इसको याद रख लेना। कौन कौन सी है? ClO2, NO, NO2, ठीक है, CF3 एंड CH3, इतने ही मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके अलावा आपको पढ़ने भी नहीं है, इसका आपके पूरे एनसीईआरटी में इतनी ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको दे रखी है। तो आई होप सो आपको पता होगी। ये मेरे तीनों भी क्या करेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये एक ही बच गया, क्लोरीन ClO4, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर, ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए देखने को मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, मेरे ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, क्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और नाइट्रोजन के अंदर मेरे को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेकंड वो बचपन से देखते आ रहे हो। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द नाइट्रोजन एटम लेफ्ट एंड राइट? तो मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है, कैसे निकालते हो फॉर्मल चार्ज बता सकते हैं? फॉर्मल चार्ज को निकालने का हमने एक ही ट्रिक देखा था, हमारा फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते थे बता सकते हैं आप? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चाहिए और जितने हैं, कितने चाहिए मेरे को? नाइट्रोजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फ्री स्टेट में कितने होते हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं फ्री स्टेट में? मेरे होते हैं 5, और कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देखा, तो ये पूरा ऑक्टेट मेरा यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्टेट मेरे को कंप्लीट आ रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। इसमें कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए था, तो 5 होते हैं, कितने होने चाहिए थे? गिवन फ्री वैलेंस फ्री स्ट्रक्चर में मेरे 5 होते हैं, और कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, तो मेरा कितना आ गया? +1 यहाँ पे आ गया, कितने आ गया? यहाँ पे +1 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर्मल चार्ज निकालना आता है ना, जितने है, जितने होते हैं और जितने दे रखे हैं उसको उसमें से माइनस कर दो। तो आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा, आपको नोट्स में भी अच्छी तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा +1 आ जाएगा। इसकी बात कर ले, 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 5 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा? सॉरी 6 माइनस 5 नहीं, 5 माइनस 6 मेरा कितना आ जाएगा? फिर से -1 यहाँ पे आने को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी -1 यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने फॉर्मल चार्ज निकाला यहाँ पे। तो मेरा -1 +1 -1, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर N2O के लिए करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया था। तो मैंने N2O की अगर बात की थी तो मैंने 2 स्ट्रक्चर बताए थे, N2O के 2 स्ट्रक्चर बताए थे। अगर मैं बात करता हूँ, एक स्ट्रक्चर था मेरा N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये जो था मेरा, इसके अंदर यहाँ पे वैलेंसी देख लो -1 +1 और ये 0, ठीक है। तो ये मेरी वैलेंसी आ गई। तो ये कैसा था? मेरा लेस स्टेबल था। कैसा था? लेस स्टेबल था। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको N की बात, N के साथ आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, और आपका O के साथ आपका एक सिंगल बॉन्ड दे रखा था। तो इसमें क्या था? ये N का जो 0 हो गया था वैलेंसी, इसकी +1 और इसकी -1 हो गई थी। ये मोर स्टेबल था, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर
इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए ये मेरा कैसा था, स्टेबल था, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर था। जब भी आपका इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको कभी भी ये वाला आंसर टिक करना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल होता है, तो ये चीज हमारे आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन SO4 2-। तो मैंने SO4 2- की पहले तो एक तो स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था। अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा किस तरीके से बनाते, तो आपको इनको स्ट्रक्चर जब बनाना हो जाएगा तो आपको आसानी से बना दोगे। अगर आपका सिंगल बॉन्ड ओ चाहिए, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा, SO4- का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे पहले बता दो। SO4- का SF4- का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, कैसे बताओगे, कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर पहले तो फॉर्म SF4- का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है आपको। SF4- का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक O- और एक O-। तो इस तरीके से मेरा SF4 का जो है स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। SF4- का स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने देखने को मिल रहे हैं मेरे को, 2 पाई कितने देखने को मिल रहे हैं, पाई बॉन्ड मेरे को कितने देखने को मिल रहे हैं, चार चार सिग्मा देखने को मिल रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आंसर जाए मेरा फर्स्ट यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, O3 मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है मेरे को सेंट्रल एटम में। O3 का स्ट्रक्चर बना दो, O डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और इसके फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज पहले इसके अंदर एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से कितने माइनस करने, इसमें कितने दे रखे हैं, 6 माइनस 1 2 3, 3 अगर करोगे तो 6 - 3 जब करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 2 3 ही है ना, और क्या ही है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मैंने ऑक्सीजन के लिए आपको एक अलग से बता दिया था फॉर्मल चार्ज। अगर आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा होगा तो आपको जो है अलग तरीके की हमने फॉर्मल चार्ज बता दिया था। आई थिंक सो, मेरे को याद होगा, आपको सबको याद होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1। ये मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका 0 हो जाएगा। अगर ये मेरा सिंगल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका -1 हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल एटम की मेरी +1 होती है, ये चीज आपको बता दी थी मैंने। ये एक और बात सुन लो, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड 0 से लगा है तो उसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1। डबल बॉन्ड O से जुड़ा है तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू ऐसा, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड O अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो आपको +1 यहाँ पे वैलेंसी फॉर्मल चार्ज की याद रखनी, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा भूल गया था, बट याद आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर बी ओबे द ऑक्टेट रूल। मेरा कौन सा फॉलोइंग स्पीसीज है जो मेरा ऑक्टेट रूल को कभी भी ओबे नहीं करेगा। तो H की अगर मैं बात करता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं करता है भाई, क्योंकि इसकी अगर ये अपने जीवन में भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर डुप्लेट का, ये खुद का ही डुप्लेट बना लेता है। क्या बना लेता है, खुद का ही डुप्लेट बना लेता है। इसके अंदर जीवन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, बाकी सब तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के अंदर मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो आपका कार्बोनेट आयन मैंने बता दिया था, कार्बोनेट आयन कैसे होता है, CO3 2-। तो CO3 2- की अगर बात करो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O- और यहाँ पे एक O-। तो मेरे को कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज बताना है। तो कितने बताओगे फॉर्मल चार्ज आपका कार्बन एटम का, बता सकते हैं आप कार्बन का। तो कार्बन का अगर मैं बात करता हूँ, आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, कितने आ गए, 4। कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, 4 दे रखे। मेरा फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 0, ठीक है, ठीक है। तो 0 आ गया, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है। जैसे मैंने बता रखा था वैसे ही करना है आपको। इस तरीके से आपका, इस तरीके से O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से O-। तो ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये आपको 4 - 4 कितना हो गया, 0। समझ में आ गया, जितने होने चाहिए थे उसमें से जितने दे रखे हैं। PO4 3-, ये मैंने फॉर्मल चार्ज सारे ही ऑक्सो एनाइन का फॉर्मल चार्ज निकालना आपको बता दिया था किस तरीके से निकालते हैं। तो PO बॉन्ड का मेरे को फॉर्मल चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि PO बॉन्ड के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने हैं माइनस चार्ज में, और कितने आइटम को कितने आइटम का ये देखा है, मतलब कितने आइटम के ऊपर कितने आइटम से जुड़ा हुआ है, तो ये करना होता है आपका। तो फॉर्मल चार्ज निकालो PO4 3- का, मेरे को PO बॉन्ड का क्या बोले, फॉर्मल चार्ज ऑफ PO बॉन्ड का मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालोगे बता सकते हो आप, स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं पहले। ये डबल बॉन्ड O, एक O- आ जाएगा, एक O- आ जाएगा, इस तरीके से एक O- आ जाएगा, ठीक है। कितने मेरे को कितने चार्ज जितने हैं माइनस चार्ज कितना है मेरा, बता सकते हैं आप।
कितने नेगेटिव आइटम इसके अंदर जुड़े हुए हैं? कितने माइनस चार्ज देखने को मिल रहा है आपको? 3 डिवाइडेड बाय, और कितने आइटम से जुड़ा हुआ है? 4। तो 3/4 मेरा आंसर जाएगा। 3/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो -3/4 जाता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, -3/4, तो -0.7475 आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। -0.75 मेरा थर्ड आंसर जाना जाता चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला चार्ट का एक और चीज बताया था, जितने नेगेटिव आइटम है अपॉन टोटल आइटम कितने जुड़े हुए सेंट्रल आइटम्स, टोटल आइटम कितने जुड़े हुए हैं सेंट्रल आइटम से। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज का एक और मैंने चीज बता दी। ट्रिक है भाई, ट्रिक्स तो सॉल्व करे तो आपको आसानी हो गया होगा। Which of the following molecule central atom has less than 8 इलेक्ट्रॉन in outermost orbit? तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो आउटरमोस्ट की बात करें तो मेरे को हाइपोवैलेंट यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये जो है मेरा हाइपर एसएन की अगर मैं बात करूंगा, SnCl2 AbCl2 वगैरह ये सब चीजें की अगर मेरे को बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके के एसएन कौन से ग्रुप में आता है, बता सकते हो? आओ शान से डीपो वाला जो ग्रुप था मेरा, कौन सा था? मेरा ऑक्सीजन ग्रुप था ना, ये एसएन मेरा ऑक्सीजन ग्रुप में आया था ना, कि नहीं? ऑक्सीजन ग्रुप में आया था कि कार्बन ग्रुप में आया था? कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। ठीक है, ये कार्बन ग्रुप में आया था। कार्बन ग्रुप में 4 होते हैं, 4 दे रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। PCl5 की अगर मैं बात करूँ, ये भी कितने दे रखे हैं? PCl5 की अगर मैं बात करूंगा, Cl में 5 होते हैं, 5 एक Cl 5 5 5 5 दे रखे हैं। तो आप जब इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे, तो ये हाइपरवेलेंट है। यही मेरा जो है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर। अगर आपने नोट्स नहीं किए हैं, अगर आपको नोट्स नहीं किए हैं और यहाँ पे आपको आ गए हैं मुंह उठाकर, तो प्लीज मत रहना भाई, मेरे को पसंद नहीं ऐसा बात करना, तो प्लीज ऐसे मत करना। अगर आपको सही में अगर वैल्यू चाहिए तो पहले आप नोट्स देख लीजिए, फिर आ जाइए, आपको आसानी से हो जाएगा। नोट्स कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ही कम पेजेस के नोट्स है, ठीक है। नाइट्रोजन की NF3 की अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से मेरा F3 लगा हुआ है, तो लोन पेयर पूछ रहा है यहाँ पे 1 2 3 3 तो हो गए, एक ही लोन पेयर आएगा मेरे को देखने को मिल रहा है, एक ही लोन पेयर आएगा। और कितनी आएंगे? 4 तो आइटम बना ही दिए इसने, तो मेरे एक लोन पेयर इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन आइटम ऑफ कार्बोनेट आयन। मेरा ऑक्सीजन आइटम का कार्बोनेट आयन पूछ रहा है, कार्बोनेट आयन के ऊपर ऑक्सीजन एवरेज ऑक्सीजन आइटम चार्ज। ओके ओके ओके, इस तरीके से जितने आइटम है, जितने नेगेटिव आइटम है, डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय टोटल आइटम कितने जुड़े हुए हैं, ये -2/3 मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मोर देन वन लोन पेयर, एक ऑफ द कौन से फॉलोइंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो बता सकते हैं आप कौन से फॉलोइंग के अंदर आपको मोर देन एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने इनके स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था, N+M रूल से लगा लो। तो F के लिए मैंने बात की थी कि F और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो इसके अगर मैं बात करूँ AB2 Xc में कितने होने चाहिए थे, Xc में कितने होने चाहिए थे, Xc में कितने होने चाहिए, तो कितने आइटम है Xc में मेरे होने चाहिए थे, Xc अगर ये हाइड्रोजन ग्रुप है में 8 होने चाहिए थे। कितने नंबर ऑफ काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए थे। कितने दे रखे हैं मेरे को, 2 दे रखे हैं, तो कैसे करोगे आप इसको, बताओ यार जल्दी बताओ कितने होने चाहिए थे। Xc के साथ 8 होने चाहिए थे, 2 तो जुड़ गए हैं, तो मेरे कितने जुड़ गए, 8 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 6। 6/2 अगर आ गया तो L कितना आ गया, 3। समझ में आ गया कैसे किया। SiF4 SI कौन से ग्रुप में आता है, बता सकते हो? कही सीता जी सुनो प्रभु, कही सीता जी मतलब कार्बन फैमिली में आता है SI। तो SI की अगर मैं बात करूँ, कार्बन फैमिली में मेरा 4 चाहिए थे, 4 के 4 जुड़े हुए हैं, तो मेरा लोन पेयर कितना आ गया, 0। तो मेरा लोन पेयर कितना आ गया इसके अंदर, AB4 L0 के आ गया। हाउ मेनी मोर देन वन लोन पेयर यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो मेरे को सेकंड ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, AB4 L0। और SiO2 की अगर मैं बात करूं, तो SiO2 के लिए आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो मेरे सल्फर के कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 6 + 6 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं यहाँ पे 8 करूंगा, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 8 आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट इसको सॉल्व करने दो मुझे, 1 मिनट। 18 डिवाइडेड बाय 8 इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर चाहिए। 18 डिवाइडेड बाय 8 की अगर मैं बात करूँ, 2 से 16 जाएगा, रिमेनिंग में रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 2 और m की वैल्यू आ जाएगी 2/2, मेरा 1 आ जाएगा। तो मेरा इसका क्या आ जाएगा, AB
AB2L1, AB2L1, ठीक है। तो मोर देन 1 बोल रहा था, तो यहाँ पे AB2 1 ही मेरे को मोर देन 1 चाहिए था, तो ये मेरा आंसर एकदम नहीं जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर निकालने आ गए होंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे फॉर्मूले लगा रहा हूँ, आप बोलोगे सर क्या पागल हो गए भैया, क्या पागल हो गए, क्या पढ़ा रहे। अरे भाई यही चीज से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेट्राहेड्रल। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल के लिए आपको पता है ना कौन सा ग्रुप चाहिए। अगर मेरे को टेट्राहेड्रल अगर मेरे को कराना है तो टेट्राहेड्रल में क्या चाहिए मेरे को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें नहीं देखने को मिलेगा वो आपका टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। बस आसान है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तीन पार्ट आते हैं। एक में तो 4 लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, बाकी 4 के अलावा उसके अलावा एक 3 देखने को मिलेंगे, 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा, और आपको 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है तो ये आपके टेट्राहेड्रल नहीं है। तो SiCl4 की अगर मैं बात करूं, AB4L2 आना चाहिए मेरा, L2 AB4L2 मेरा फर्स्ट का आना चाहिए, AB4L2, ठीक है। AB4L2 नहीं, एक मिनट ClF4 है ना कार्बन का, तो AB4L0, सॉरी मैं क्लोरीन नहीं समझ रहा था। AB4L0, इसमें भी ये भी मेरा कार्बन फैमिली का, तो इसमें भी AB4L0, तो ये मेरा टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी मेरा टेट्राहेड्रल हो गया। ClF4 माइनस की अगर मैं बात करता हूँ, ClF4 को माइनस का कैसे करोगे, Cl के होते 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के होते हैं मेरे टोटल 6 × 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 करोगे, और एक -1 भी करना है आपको। -1 दे रखा है, तो -1 अगर दे रखा है तो +1 करना पड़ेगा। तो ये चीज आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, सॉल्व करो कितना आएगा, 9 + 6 4 = 24 + 8 कितना होता है मेरा 22, और 8 1 मेरा जो है क्या आ जाएगा इसमें, तो देख लेंगे यार। इसमें पहले एक बार 4th ऑप्शन देख लेते हैं, इसका फिर बाद में देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं। काउंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करने हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन के होते हैं 8 होते हैं, क्लोरीन के 8 नहीं होते, 7 होते हैं यार, कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 6 4 सा 24 + 7 कितने हो गए मेरे, 24 + 8 24 + 8 कर दो, 24 + 8 कितना हो गया बता सकते हो, जल्दी बताओ। मेरे जो है 22/8 आ जाएगा। 22/8 को आप जब डिवाइड करोगे 22/8 को, तो मेरा आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए था। 22 4 सा 32 आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ 32 आ रहा है पागल, 22 कहाँ से आ रहा है, 24 को 32 आ रहा है ना, 32 आ रहा है यहाँ पे। 32 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, मेरे प्लस माइनस भी गलत कर रहा हूँ। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरा 8 डायरेक्ट 4 से कट रहा है, 4 3 32, रिमाइंडर 0 बच गया। तो मेरा इसका क्या आ गया, AB4L0। तो ये सारे ही टेट्राहेड्रल है, यही मेरा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, तो मेरा 4th आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस अगर आप निकालोगे आराम तरीके से, आप जब इसको निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या निकलेगा, AB6L0 क्या आ जाएगा, AB6L0। तो 6 किस में होता है मेरा, AB6L0 को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 क्या होती है sp3d2 होती है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो उसको क्या कहते हैं, sp3d2 को क्या नाम क्या देता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, क्या नाम देते हैं हम, स्क्वायर बाय पिरामिडल अपॉन में ऑक्टाहेड्रल। तो ये मेरा आंसर चले जाएगा, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू हैव द ट्रिपल बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है AB3L1। तो कितने हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो AB3L1 किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको पिरामिडल में देखने को मिलता है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पिरामिडल स्ट्रक्चर को कहते हैं। और आपके टेट्राहेड्रल के सारे नाम ही बता देता हूं मैं। तो क्या हो जाते हैं, AB4L0 जो कि मेरा टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करूं, ट्राइगोनल प्लेनर की यहाँ पे आप बात करते हो AB3L0 होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल की अभी बात की थी हमने, ऑक्टाहेड्रल को अभी देखा था AB6L0 ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है, और पिरामिडल मेरा AB3L1 है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द शेप ऑफ द सम मॉलिक्यूल गिवन बिलो, चूज द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। NH3 क्या दे रखा है मेरे को, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो NH3 का निकालो AB3L कितना आ जाएगा मेरा, L कितना आ जाएगा यहाँ पे, AB3L1। तो AB3L1 की यहाँ पे अगर बात करता हूँ, AB3L1 जो है मेरा पिरामिडल होना चाहिए था, ये ट्राइगोनल पिरामिडल दे रखा है। इनकरेक्ट मैच पूछा है ना, तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पे पूछा है।
तो पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल एकदम सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे AB3L1 को आप पिरामिडल नाम भी, ट्राइगोनल पिरामिडल नाम दे सकते हो, एकदम सही है। SF4 की अगर मैं बात करूंगा तो AB4 एस कौन से ग्रुप में आ जाता है? ऑक्सीजन के ग्रुप में आ जाता है। एस सल्फर मेरा, तो ऑक्सीजन में कितनी वैलेंसी होती है? 6 - 4 कितना आ जाएगा? 2। L1 AB4L1 किसका है बता सकते हो? आपका सीसॉ शेप होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता भाई। AB4 टेट्राहेड्रल के लिए AB4L0 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या आ जाता है? सीसॉ आ जाता है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी इसके देख लोगे CLF3 क्या आ जाएगा? AB3L, जिसमें आपको टी शेप देखने को मिलता है। AB3L2 क्या आ जाएगा? AB3L2। PCl5 की अगर मैं बात करूंगा, PCl5 को कैसे करोगे? AB5L0, AB5L0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसका ट्राइगोनल पिरामिड और टी शेप एकदम सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है, ये गलत दे रखा था, तो मेरा इनकरेक्ट मैच सेकंड आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द शेप ऑफ XeO F2 इन द बेसिस ऑफ द VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी से मेरे को शेप ऑफ द XeO F2 का निकालना है। तो बहुत ही आसान, ऑक्सीजन को भी F मान लो, तो मेरे टोटल कितने बनेंगे? AB3 और L कितना आ जाएगा? L2 आ जाएगा। तो इसको याद कर लेना, आपका जो ये बनेगा AB3L2। AB3L2 की अगर मैं बात करता हूँ, AB3L2 की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ऑलमोस्ट टी शेप्ड क्या हो जाता है? टी शेप्ड होता है। AB3L2 टी शेप्ड हो जाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? AB3L2 मेरा sp3d 6 इलेक्ट्रॉन sp3d के अंदर आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, या फिर आपके उस सर के ऊपर से जा रहा है? बता दो भाई, यहीं पे बता दो, सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए आपके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही हम सॉल्व करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टी शेप आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ दिस लीनियर स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे अंदर लीनियर स्पीसीज के लिए कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं? एक तो मेरा होता है AB2L0, ये एक हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप का होता है। और एक और मेरा लीनियर शेप के लिए होता है AB2L3। AB2L3 जो है मेरा, ये भी लीनियर शेप का होता है, जिसके अंदर ये वाली वैलेंसी नहीं देखने को मिलेगी, वो आपके बिल्कुल भी लीनियर शेप बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर NO2 की अगर मैं बात करूँ, NO2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप जब इसको निकालोगे, मेरा तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ जाएगा? N2 की अगर मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन में कितनी वैलेंसी होती है मेरी? 5 2 10 और 8 में 16 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 आ गया। AB2L0 थी, ये लीनियर आ गया, तो ये मेरा NO2 कैसा आ गया? लीनियर। उसके बाद I3 प्लस की अगर बात करो, तो I3 में 3 कितने होते हैं? I की अगर बात कर रहा है तो मेरा फ्लोरीन 7 3 21 में अगर +1 करोगे, -1 करोगे, क्योंकि प्लस दे रखा है ना, तो -1 करोगे, तो -1 अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो -1 अगर करोगे तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। 8 अगर करूंगा तो 8 से तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आ रहा होगा। 6 से तो रिमाइंडर वगैरह तो कुछ बात ही नहीं आती यहाँ पे। तो I3 माइनस की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती। I3 माइनस की आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आराम से AB2L0 आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा लीनियर शेप हो जाएंगे। तो कौन कौन से है मेरे? द लीनियर स्पीसीज आर, कौन कौन सी है? ये है एक N3 माइनस भी मेरा एक लीनियर स्पीसीज देखने को मिल रहा है आपको। तो N3 माइनस भी आपका लीनियर स्पीसीज देखने को मिल रहा है। बाकी सब मेरे कैसे बेंड शेप है, कैसे है? बेंड शेप है। इन सबका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? बेंड शेप के लिए आपको पता होगा, बेंड शेप के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, बता सकते हो आप? बेंड शेप के लिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बता सकते हो? निकालो ना इसमें। SO3 का मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया था। SO3 का भी सुबह निकाला है हमने, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाता है? AB2L1 वी शेप एंगुलर शेप देखने को मिलता है आपको। AB2L1 L1 AB2L1 आ जाएगा। AB2L1 जो है मेरे वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं। SO2 की बात कर रहा हूँ मैं, SO2 की वी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। AB2L1 की जो वी शेप्ड होते हैं, बेंड शेप होते हैं बाकी सबके। तो ये तीनों मेरे लीनियर स्पीसीज है, उनको टिक कर दो। कहाँ पे? थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर दैट हैज द लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर की फिर से बात कर लेते हैं। AB2L0 मेरा होता है, और एक AB2L3 हो जाता है। इसके अंदर देखने को मिल जाएगा वो आपका लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कार्बन CO2 की अगर बात कर रहा है, तो SO3 की अगर मैं बात करूंगा, आप भी देखा हमने SO3 का फॉर्मूला आप भी लगा के देखा था। SO3 का अगर बात करेंगे, SO3 की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, O3 की बात कर रहे हैं ना, तो 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 8,
कितना 6 4 24/8 मेरा 3 आ रहा है, तो AB3L0 आ जाएगा। ठीक है, उसका जिसका आ जाएगा AB2L1, AB2L1 आ जाएगा, क्योंकि अंदर 3 6 देखने को मिल रहे हैं, तो 3 6 18 डिवाइडेड बाई 8 मेरा AB2L1 आ जाएगा। NO2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो NO2 की अगर बात करोगे, तो NO2 की अगर बात करते हो यहाँ पे, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। फिर से आगे ये मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को फिर से याद कर लेते, कौन कौन सी हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। NO2 होती है, NO हो जाती है, CH3 हो जाती है, CF3 हो जाती है, और ClO2 हो जाती है। तो ये मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो लीनियर स्ट्रक्चर एक ही बच गई, ये मेरा SiO2 जो है मेरा लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको बता दीजिए, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं 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 नहीं, ये भी तो मेरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, AB4L0। ये मेरा टेट्राहेड्रल है, गलत है। लीनियर स्ट्रक्चर SO CO2 ही होगा, क्योंकि कार्बन के अंदर 4 होते हैं। यू आर 6 + 6 डिवाइडेड बाय 8, 6 6 जा ढंग से कर 6 6 जा 12 + 4 16 आ रहे। हाँ, ये AB2L0 आएगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सॉरी गाइस, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन समझ लिया, सॉरी। ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द S इज SF6 के अंदर बात कर रहा है, तो SF6 की बात करोगे AB6L0 आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। AB6L0 इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो AB6L0 को हम क्या क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, पिरामिडल, और या फिर ऑक्टाहेड्रल। क्या लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हैं। दो नाम आ जाते हैं, तो मेरा फर्स्ट एक ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, तो उसका ये मेरा आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो BCl3 इज द प्लेनर मॉलिक्यूल whereas NaCl3 इज अ पिरामिडल, बिकॉज ऐसा क्यों है, बता सकते हो आप। BCl3 की अगर मैं बात करूंगा, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है AB3L0, और NCl3 की अगर मैं बात करता हूँ, NCl3 की आपकी बात आ जाती AB3L1 आ जाएगी। तो AB3L0 की स्ट्रक्चर का नाम क्या आ जाता है, बता सकते हैं आप। ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल, ये सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, और ये मेरा क्या आ जाता है, ये ओनली ये मेरा पिरामिडल AB3L1, क्योंकि एक लोन पेयर इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, पिरामिडल। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पिरामिडल हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो टेट्राहेड्रल और ये पिरामिडल। तो इस तरीके से मेरे को आपको आंसर निकालना था। नाइट्रोजन एटम इज सिमिलर देन द बोरॉन एटम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वन नॉन लोन पेयर एंड NaCl हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। एकदम सही, मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मेरे इक्वल नहीं, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों भी सेम होने चाहिए। तो H2O की अगर मैं बात करता हूँ, तो H2O में आ जाता है AB2L0, L2 आ जाएगा, सॉरी AB2L2 आ जाएगा। उसके बाद I3+ की अगर मैं बात करूंगा, अब भी देखा था हमने पिछले स्ट्रक्चर में AB3L2 आ जाता है। ठीक है, I3- का अब भी देखा था AB3L0 आ जाएगा, AB3L2 आ जाएगा, AB2L3 आ जाएगा, AB2L3 आ जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर। और ये AB3L2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये पिरामिडल वेन शेप, पिरामिडल नहीं, ऑलमोस्ट टी शेप्ड। ठीक है, AB2L2 अगर बात करते हैं, AB2L2 की अगर बात करते हैं, 2 की अगर बात करते हैं, तो किसके अंदर देखने को मिलता है, वी शेप्ड। ठीक है, वी शेप्ड या फिर एंगुलर भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये आगे SCl3 जो बात कर रहा है, मेरे को सेम चाहिए थे ना इसको, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मेरे को सेम चाहिए थे। यहाँ पे बता सकते हैं किस तरीके से आ जाएंगे। ये भी AB2L2 आ जाएगा, ये भी मेरा AB2L2 आ जाएगा, ये भी मेरा AB2L2 देखने को मिल रहा है मेरे को। ये सभी AB2L2 आ जाएंगे। ये टी शेप नहीं, वी शेप्ड। एक ही लीनियर देखने को मिल रहा है। थर्ड आंसर एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर की जो है बातें हमें समझ में आ गई है, हमने अच्छी तरीके से कर लिया। इसके अंदर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस तरीके से होती है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिला। आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह जिस तरीके से सॉल्व करो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इसमें एक मेरा जो है नोट्स का जो है लेक्चर मैंने डाल रखा है, शॉर्ट नोट हैंड रिटन नोट्स से, थोड़ा गंदी हैंडराइटिंग में है, पर आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है वो अगर अच्छी लग रही होगी, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।